फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपनी DSSB PGT की तैयारी करेंगे, यानी कि DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की। DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको ये कहा था सबसे पहले कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 11th 12th की NCERT और कहीं ना कहीं 9th 10th के NCERT को भी हमें देखना है। क्यों? क्योंकि NCERT बेस्ड आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। NCERT बेस्ड ना भी मिले, यानी कि आप ये सोचते हो कि NCERT बेस्ड कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी एक तरह से NCERT अगर आपकी मजबूत होगी, यानी कि अगर आपने आज NCERT मजबूत कर ली तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि बेस आपका एक तरह से मजबूत हो जाता है। अगर बेस मजबूत हो गया तो जब आप आगे हम जो हैवी चीज़ पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए पहले आज देखते हैं 11th क्लास के NCERT का पहला चैप्टर, यानी कि आपका चैप्टर का नाम क्या है? संविधान क्या और कैसे। ठीक है, तो संविधान क्या और कैसे ये आपको कहाँ से मिलेगी? NCERT की जब आप साइट खोलोगे NCERT की साइट पर आपको बुक मिल जाएगी। और अब जो बुक आ रही है वो लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आ रही है। जो पहले थी आपकी बुक उसमें कुछ आपको चैप्टर ज़्यादा या कम भी मिल सकते थे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। वही मैं इस कन्फ्यूज़न में था कि कौन सी करवाई जाए कौन सी करवाई जाए। तो देखो पॉलिटिकल में हो गया या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं जैसे लाइब्रेरी हो गया, एजुकेशन हो गया, इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें एडवांस होती है, ना कि एक तरह से बदली जाती है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा, इसलिए मैं नए वाली करवा रहा हूँ। यानी कि आपको NCERT कहाँ मिल जाएगी? आपको NCERT आपकी NCERT की साइट पर मिल जाएगी, जाकर आप डाउनलोड कर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहला क्या बताया गया है इसमें कि हम यानी हमें संविधान क्यों आवश्यक है। इस संविधान की आवश्यकता से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत का जो संविधान है, आपको पता होगा कभी भी आपने जब MA पॉलिटिकल साइंस भी जिन भी मतलब आपने पॉलिटिकल साइंस करी है तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि भारत का संविधान क्या है? लचीला है, कठोर है और सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। ये तो खासकर ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसने क्या है पॉलिटिकल लेने के बाद भी ये इस चीज़ें ना पढ़ी हो कि भारत का संविधान क्या है? लचीला और कठोर है। ठीक है, दूसरा क्या है? वो सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब ये जब दो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घूम जाते हैं या फिर हम इस चीज़ को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने संविधान के लिए, अपने संविधान की एक तरह से महत्वता को बढ़ा देता है। और संविधान किस लिए आवश्यक है, अब क्यों आवश्यक है, अब ये जब भूमिका आएगी तो आप इस चीज़ को सोचिए। देखो, संविधान क्या है? संविधान एक नियम कानून की किताब है, यानी कि उसमें क्या लिखा गया? सभी को समानता देते हुए, सभी को एक यानी कि एक सिरे से लेके, ये नहीं कि कोई क्या नाम ऊंची जाति का है तो उसके लिए अलग संविधान है, कोई नीची जाति का है कोई उसके लिए अलग संविधान है, कोई यानी कि अपर कास्ट है तो, यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं है। सीधे एक लकीर में सबको नापा गया और नापने के बाद एक लिखित क्या करा गया? कानून और नियमों की किताब बनाएगी, जिसमें क्या करा, जिसे कहा जाता है हम संविधान के तौर पर मानते हैं। तो इसमें क्या गया? हमें संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी? पहले बात है संविधान क्या है, उसके कार्य क्या है, और ये सब चीज़ें आपको इसमें बताएंगे। समाज में उसकी भूमिका क्या है, दैनिक जीवन में संविधान का संबंध क्या है, ये सारे बताए गए। सबसे पहली बात आती है, ये कहता है इस चैप्टर में बताया गया संविधान, तो ये क्या कह रहा है? संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। अब आपको किस चीज़ का भरोसा दिलाएगा? ये आपको भरोसा दिलाएगा, यह आपको भरोसा दिलाएगा धर्म की, यानी कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई फारसी है, कोई यानी किसी भी धर्म का हो तो उसे क्या है? अपने धर्म चुनने की, अपने धर्म के पूजा करने की सब चीज़ की आज़ादी है। यानी कि ये सब
क्या कर रहा है, संविधान कर रहा है, तय कर रहा है कि धर्म के अनुसार किसी को भी क्या करा जाए, भेदभाव उत्पन्न न करा जाए, किसी के साथ क्या करा जाए, अभद्रता का व्यवहार न किया जाए, किसी को क्या है उसकी मान्यताओं से हानि ना पहुंचाए, उसे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो। तो ये क्या है, यानी संविधान का यानी कि तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है आपको कि आप जो भी संविधान के जितने भी नियम है, जितने भी कानून है, जितने जैसे कि हमारे क्या है, आपको ये पता होगा कि 1 से 4 क्या बताता है संविधान में, राज्य कैसे आए, कोई मतलब सॉरी राज्य बोल रहा हूँ, इंडिया इंडिया की सीमा क्या है, इंडिया के कितने नॉटिकल माइल, एक तरह से आपको पता होगा नॉटिकल माइल वाला या फिर जल संधि वाला की जो केस है, पॉलिटिकल स्टूडेंटों को पता होगा कि जो इतना यानी कि 10 किलोमीटर वो एग्जैक्ट अब बढ़ चुका है, तो उसका जो एरिया है वहाँ तक सीमा रहेगी। अब उस सीमा तक के अंदर का एरिया और कैसे सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, ये 1 से 4 तक के अंदर दिया गया है। फिर 5 से 11 तक का क्या है, नागरिकता। उसके बाद क्या है, 12 से 35, 35 के बाद यानी 36 से क्या है ना 51, और 51A में आपको सारी चीज, यानी कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको ये समझा देती हैं कि संविधान किस पर्पज़ के लिए बना है, यानी कि संविधान व्यक्तियों को किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, व्यक्ति के किस तरह से उसको मॉडिफाई बोलूँगा, किस तरह से क्रिएट करा गया है, किस तरह से व्यक्तियों के हितों के लिए रक्षा करता है, किस तरह से व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, किस तरह समानता देता है, किस तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, किस तरह से उनको क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, किस तरह से डीपीएसपी देता है, किस तरह से उसके क्या है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, किस तरह से उसकी नागरिकता के बारे में बताता है, किस तरह से उसके देश की सीमाओं के बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस जगह पर ये जो इतनी सारी कहानी दिखाई गई है उसमें बताई गई है। इतना ये हम ये पूरी पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे ये पॉइंट दिया गया है, यानी कि इसने डार्क फॉर्म में दिया गया है, यानी कि डार्क करके हमें बताया गया है कि संविधान का पहला काम क्या है, एक ही वह बुनियादी नियमों को एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। किस वक्त का विश्वास बना रहे, अब मुझे क्या है, मैं मान लो XYZ जाति का हूँ, ठीक है, कोई ABC जाति का है, कोई DEF जाति का है, यानी कि हम तीनों हैं, ठीक है, एक ही जगह स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि हम जो तीनों हैं इनको क्या है, जाति धर्म आधार पर भेदभाव ना करा जाए, हमें विश्वास दिलाया जाए। ये कहते हो ना कि मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम ये गलत काम नहीं करोगे, मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम इस तरह के काम नहीं करोगे, कहते हो कि नहीं आप भी घर में। तो वही कारण यहाँ पर कहा गया है। आगे चलते हैं, ये हमारी एक्टिविटीज़ है क्या, जब हम कक्षा में पढ़ाएंगे तब काम आएंगी, अभी हमारे काम की नहीं है। फिर आता है निर्णय, अब आता है निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। अब इसमें क्या है, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। यानी कि आपको एक चीज़ पता होगा कि हमारे यहाँ यानी कि ये क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है, जिसके अनुसार सारे कार्य होते हैं, यानी कि कार्य होते हैं, परंतु कर्ता कौन है, PM। ये आपको पता होगा। पॉलिटिकल में आपने एक चीज़ का मतलब बहुत बार जिक्र सुना होगा कि पॉलिटिकल में भारत में जितने भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन और PG हैं, खासकर है ही सब, तो आपने ये जरूर सुना होगा अपनी क्लासेस में अपने टीचर्स से कि हमारे इंडिया में जो PM है वो एज एक तरह से शक्तिशाली आदमी है, और जो राष्ट्रपति है वो एज ए रबड़ स्टाम्प की तरफ है। क्यों, क्योंकि उसकी स्टाम्प जरूर यूज़ होती है पर उसके पीछे जो शक्तियां हैं, जो उनके पीछे काम करने वाला है वो है PM। यानी कि आपने देखा होगा जो हमारे PM है यानी कि मोदी जी हैं, वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं,
कभी आपने राष्ट्रपति जी को किसी विजिट के लिए जाते देखा है? किसी सबमिशन के लिए जाते देखा है? किसी संधि के लिए जाते देखा है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पीएम को शक्तिशाली माना गया है। तो इसी तरह से यानी कि निर्णय निर्माण शक्ति का एक तरह से ये जिक्र करा गया है कि बुनियादी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो राष्ट्रपति है, भले ही वो क्या है, असाइनिंग अथॉरिटी हो, पर कार्य कौन करेगा? पीएम, यानी कि पीएम। और ये चलता कैसे है? जैसे कि आपका क्या है, लोअर हाउस अपर हाउस, यानी कि लोअर हाउस अपर हाउस प्लस राष्ट्रपति भवन से बनता है एक कानून। यानी कि कानून की प्रक्रिया में ये क्या है, ये तीनों चाहिए, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, संसद प्रक्रिया में जो तीनों चलते हैं, ये तीनों के बिना कोई भी आपका कानून नहीं बनता। ये आपको पता है सब कुछ। अब इसी कानून को, यानी कि जब कानून बन रहा है तो कहीं ना कहीं पीएम कहाँ बैठ रहा है? पीएम बैठ रहा है यहाँ पर लोअर हाउस में, यानी कि लोकसभा में बैठ रहा है, सॉरी लोकसभा में बैठ रहा है। अब लोकसभा में बैठ रहा है तो यानी कि, और एक चीज और ध्यान रखना, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस, और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए हैं, तो इसलिए ये मत सोचिए कि छोटा क्वेश्चन है या फिर बड़ा क्वेश्चन है या कुछ भी है। अब हम जब जिक्र कर ही रहे हैं एनसीईआरटी में, तो उस चीज़ का भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ मिला के क्या बना रहा है? कानून बना रहा है। पीएम क्या बना, यानी कि पीएम और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। ठीक है, पीएम इनका क्या हो गया, एक तरह से पीएम हो गए हमारे, एक तरह से देश को रिप्रेजेंट करने वाले, यानी कि एज ए फेस और एज ए सिग्नेचर कौन है हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले? राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि जिसे आर से डिनोट करा जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बताई गई है इसमें। ये बताया गया है कि क्या नाम, जो शक्ति है, इनके जो श्रेष्ठता है, इनकी जो चीज़ें हैं, उनके शासन का है, शासित किस तरह बनाया जाता है, कानून क्यों कौन बनाएगा, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ों में आपको बताएगी। जैसे कि ये पूछा गया, संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। अब कानून कौन बनाएगा, मैंने आपको बता दिया ना, पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये एक तरह से, ये मान लीजिए लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति। अब लोकसभा में कोई क्या है, कानून, यानी कि एक तरह से बनने के लिए उठा, वोटिंग हो गई, पास हो गया। अब ये चला गया राज्यसभा में से पास हो गया। अब चला गया जी क्या है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास में, राष्ट्रपति जी के पास में चला गया। अब राष्ट्रपति जी ने उन पर क्या कर दिया, अपने हस्ताक्षर कर दिए, और वो बन गया एक कानून। क्या बन गया? एक कानून बन गया, और वो आपके कानून की किताब में छप गया। ऐसी तो होता है। तो इसे कहते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून किस तरह बन रहा है, कानून को किस तरह से बनाया जा रहा है। अब कानून कुछ ऐसे, ये तो कानून हो गया हमारा एज ए किस फॉर्म में, यानी कि बनने के फॉर्म में। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो समय की मांग, समय के अनुसार मॉडिफाई करे जाते हैं, जैसे कि आपका ट्रिपल तलाक वाला कानून था। ठीक है, बहुत सारे कानून जो है कि क्या समय के अनुसार आपको देखा रहा होगा कि वो परिवर्तन करे जाते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको जब डीपली पढ़ते चल जाओगे, और इतना डीपली हमें पढ़ना नहीं क्योंकि वो लॉ उसमें चला जाएगा, तो लॉ उसमें हमें जाना नहीं है। जो हमें पढ़ना है जो स्पेशली कानून, जैसे कि हमें ये पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन आता है, कानून कौन बनाए, कानून कैसे बनते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इससे कानून बनता है, और एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलिए आगे चलते हैं, बोल्ड में देखते हैं इसमें क्या लिखा है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसे के पास होगी, और यानी संविधान ये सभी तय करता है कि सरकार कैसे यानी कि निर्मित होगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, हमारे जितने भी देश के चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए हम किसी XYZ देश से क्या कर रहे हैं, कुछ वार्ता कर रहे हैं, कोई संधि कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस किसके नाम पे जाएगी, एज ए राष्ट्रपति के नाम पर। उसे प्रेजेंट कौन करेगा, शक्तिशाली कौन है, हमारे पीएम। ठीक है,
नाम किसका यूज होगा? राष्ट्रपति का, यानी कि मोहर लगेगी राष्ट्रपति की, ठीक है। पर काम सारे करेंगे, सारे फैसले जो लेंगे, सारी चीजें को एक तरह से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे हमारे पीएम। तो इस चीज का ये आपको आंसर पता चल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सरकार की शक्ति पर सीमाएं। अब सरकार की शक्तियों पर सीमाएं कौन लगाता है? अब ये तो है नहीं, अब सीमाएं की बात आ गई, यानी कि सीमाओं की बात आ जाती है। तो आपको पता होगा कि अपने संविधान में, यानी कि संविधान में एक चीज का जिक्र हुआ है। वो किस चीज का जिक्र हुआ है? यानी कि लिमिटेशन का जिक्र हुआ है। यानी कि संविधान के मूल ढांचे के साथ कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार ही कार्य करने पड़ेंगे। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के रूप में काम होंगे। अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो न्यायपालिका उस पर क्या करेगा, एक तरह से उसे बैलेंस करने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं जब एक तरह से वो कह देते हैं ना, जैसे एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि चीन में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक तरह से एक आत्मक सरकार, यानी कि वही बनता जाएगा, वही बनता जाएगा, वही बनता जाएगा, जिसे हम एक तरह से राज्य सत्ता के नाम से जानते हैं। जैसे कि राजा होता है, राजा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उसके बाद इस तरह अगर चलाना हो तो यानी कि इस तरह से ना चले, इसलिए हमारे संविधान में कुछ फैसले, कुछ सीमाएं तय करी गई हैं। जैसे कि हर 5 साल में चुनाव होंगे, चुनी हुई सरकार ही क्या है, पीएम का पद ग्रहण करेगी, सीएम का पद ग्रहण करेगी। तो ये आपको कहा है जनता द्वारा सरकार चुनी जाएगी, यानी कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी। ये सीमाएं तय, मतलब एक तरह से कहा गया है, सीमाएं कर दी ना कि भाई अब ये नहीं कि क्या ना आपका बेटा है तो यही बनेगा, नहीं। जिसे जनता चाहती है वो क्या है, सरकार को एक तरह से सरकार बना सकता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। इसलिए कहते हैं जनता का क्या है, जनता का सब कुछ इस, यानी कि संविधान में जनता को क्या माना है, सरकार बनाने वाला माना है। क्या माना है? सरकार बनाने वाला माना है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि सीमाएं पता चल गई आपको, यानी कि लिमिटेशन तय कर दी। अब आता है इसमें क्या बताया गया है, इसमें देखते हैं दोनों में दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खासियत आपको ये मिलेगी, जितना भी आपको बोर्ड मिले या फिर इस तरह की चीज़ें मिले, आप उस चीज़ को जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आएगी। आगे दे रहा है, अतः संविधान के तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि वह सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे कि आपका क्या है, अधिकार, जैसे कि आपके, अब आपके इसमें अधिकार भी दिए होंगे, इसमें शायद इसमें ना हो, देखता हूँ 1 मिनट में। नहीं दिए गए, इसमें सेकंड चैप्टर में है वो आपके अधिकार। तो यानी कि आपको जो मैंने बताए थे वो अधिकार, यानी कि आपके 12 से 35, ठीक है। 32 आपको पता ही है, 32 किसके लिए, यानी कि 32 आप में 5 रीट वाला कानून है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता 17, 21A, 21, और आपका पूछा जाता 23, 24, और पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बड़े पेपरों में वो पूछा जाता है कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अधिकार हो गए। जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब यानी कि ये जो मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 12 से कहाँ तक है, 35 तक, ठीक है। शुरू कहाँ से होते हैं हमारे, ठीक है। मेन कौन कौन से है, 17 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, और कौन सा है आपका, अब जैसे आपके जैसे मैंने आपको बताया 12 से 35। अब इसमें कौन कौन से, जैसे कि आपका सबसे पहले आपको पता होगा 14 से लेकर, यानी कि अगर लेके चले हम 14 से लेकर, आपको मैं बता ही देता हूँ 14 से, वैसे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। 14 से लेकर 18, यानी कि 18 तक है समानता का अधिकार। फिर आपका 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध। फिर आता है धर्म के स्वतंत्रता। फिर आता है संस्कृति, और फिर आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है।
एक जो अधिकार है, यानी कि आपका जो एक अधिकार था वो कौन सा था? संपत्ति का, जो पहले थे 7, यानी कि 7 थे। संपत्ति का अधिकार अब चला गया है 300A में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। संपत्ति का अधिकार के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान स्थिति में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है 300A में। ठीक है, तो 300A का आपको पता होगा। तो यहाँ तक आपको यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। अब आता है क्या कह रहा है, समाज के, तो ये क्या है, यानी कि समाज में यानी कि आकांक्षाएं और एक तरह से लक्ष्य के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि आपको जो पुराने संविधान थे उसमें राजाओं के बारे में चलता था। आपने देखा होगा पहले नियम कानून जो थे, जैसे संविधान के तौर पर माना जाता था, तो वो क्या थे? राजाओं के बेस चलते थे सारी सारी। पर आपके कानून यानी कि संविधान इस तरह के नहीं है। यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं एक तरह से ये नहीं माना गया कि सुप्रीम पावर कोई भी हो, यानी कि सुप्रीम पावर के रूप में नहीं बताया गया है। चलिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। संविधान के यानी कि समर्थ, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान के समर्थ बनाने के प्रावधान। संविधान सरकार की शक्ति का नियंत्रण करने वाले नियम और कानून का ही नाम नहीं है, वह सरकार के ऐसी शक्ति भी देता है जिसे वह समाज की एक तरह से सामूहिक भूल के लिए काम आते हैं। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में क्या कहा है? संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपती है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, अन्य यानी कि भेदभाव से व्यक्ति को समूह और से बचाने के लिए प्रयास करती है और कहीं ना कहीं कदम उठाने की बात करती है। फिर आता है इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंडोनेशिया संविधान में यह सुनिश्चित करा गया कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों को देखभाल करे। यानी कि आपका कौन सा है? 21A। 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन, जो आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कई बार, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपको इस चीज़ का। अब ये क्या कह रहा है? ये एक अवतार दिया गया, यानी पिक्चर दिया गया है, इसमें बताया गया राज्य के नीति निर्देश तत्व भी सरकार से लोगों की, यानी कि वो नीति निर्देश तत्व आपको मैंने बताए थे। नीति निर्देश तत्व का एक तरह से ये मान के चलिए, जो 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद क्या है? 36 से आपके 51 और 51A। ये 3 जो चीज़ है ये आपको रट लेनी चाहिए, क्योंकि तीनों चीज़ में ही कहीं ना कहीं पूरी पूरी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तीनों चीज़ में कहीं, एक में क्या है? अपने अधिकार मिल गए, एक ने क्या बता दी? हमारे कर्तव्य बता दिए, एक ने हमें इसकी नीति निर्देश बता दिए। तो ये सिर्फ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान, यानी कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है? किस चीज़ से? संविधान क्या है? राष्ट्र को पहचान दिलाता है। क्या कराता है? संविधान एक माध्यम है, एक तरह से ये किताब के रूप में नहीं माना जाता, ये एक तरह से व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। ये एक तरह से पूरे देश को प्रेजेंट करने का काम आएगा। जैसे कि मान के चलिए, हम क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं कि ये किताब है? नहीं, ये किताब नहीं है, ये एक पूरे देश को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि भारतीय संविधान क्या कर रहा है? भारत का संविधान पूरे देश को प्रेजेंट कर रहा है कि इसमें ये लोग हैं, हम इस तरह रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रहे, धार्मिक के एक तरह से भेदभाव से नहीं जूझ रहे, जातीय भेदभाव से नहीं जूझ रहे। ये कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरह कार्य करता है तो हम उसे क्या है? संविधान में उसके लिए सजा सुनिश्चित करी गई है, उसके लिए क्या करा है? उसके लिए प्रावधान करा गया। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान बनाई गई। और राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है? हमारा राष्ट्रीय बुनियादी पहचान है हमारा संविधान, जो हमें एक तरह से पहचान दिलाता है, हमें उस चीज़ के बारे में बताता है, हमें अपने देश के नागरिकता दिलाता है, हमें अधिकार दिलाता है, हमें एक बाहर या फिर कहीं भी जाने की स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, धर्म के अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान की सत्ता, यानी संविधान की सत्ता के बारे में क्या बताया गया? इसमें क्या बताया गया है? इसमें संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य को रूपरेखा प्रस्तुत की गई, यानी कि क्या पूछे क्या समझे। यानी कि जैसे कि मान के चलिए, सरकार किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती।
बिल्कुल। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारा भारत जो है उसमें क्या है, नो धर्म यानी कि नो रिलीजन पॉलिसी है, यानी कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई किसी का धर्म नहीं है। इस देश का मतलब एक तरह से ऑफिशियल धर्म कोई नहीं है, सभी धर्म का सम्मान है यहाँ पर, कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे वो XYZ किसी भी धर्म का हो, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। सरकार को आय व संपत्ति की समानता असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की शक्ति है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये हमारी पहचान है। भारत का यानी कि भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जातीय, धर्म तक सीमित नहीं है, यानी कि आप इस जाति के होगे तो ये आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, एज पर रूल्स आप जब नागरिकता पढ़ोगे, नागरिकता का जब कानून पढ़ेंगे, और संविधान की क्लास भी आपकी जरूर करवाई जाएगी, जिससे क्या है, एक बार सारे संविधान के कानून आपको करवा दी जाएंगे। इस जो पहला चैप्टर आपको बोरिंग इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप भाई हायर लेवल जब पढ़ लेता है, मैं जैसे हायर लेवल में हूँ, हायर लेवल पढ़ने के बाद चाहे छोटी कहीं ना कहीं जो किताब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। अब क्या कह रहा है, संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, और क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देश में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसे राज्य के द्वारा कई प्रावधान होते हैं, यानी कि कई प्रावधान होते हैं, इस प्रावधान को बनाने के लिए राज्य गठन होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको ऊपर मैंने बताई चुकी है, तो ये आपको पता होगा। फिर आगे चलते हैं, ज़्यादा यानी कि हमें आलतू फालतू की चीज़ें नहीं लेनी। संविधान के प्रचलन में लाने का एक तरह से लाने की तारीख, हाँ तारीख से याद आया, ये 3 डेट आपको कंफ्यूज कर देंगी। इससे इसमें क्या हुआ, हमें आज़ादी मिली, ध्यान रखना, इसमें क्या मिली है, हमें आज़ादी मिली है। बच्चे सबसे ज़्यादा, अब ये कोई कभी आपने देखा होगा कि जब अब ये 26 जनवरी गया है, ठीक है, सब ये पूछते मिलेंगे आपसे, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है कि 26 जनवरी को जिस टाइम पर, यानी कि एक तरह से हमारे जो एक तरह से उस टाइम पर की पार्टी थी, तो उस टाइम का उद्देश्य उनका उद्देश्य ये था कि हम जो भी भारत को आज़ादी दिलाएंगे, हम एक तरह से भारत को जितने एक तरह से स्वतंत्रता का कार्य करेंगे, वो एक तरह से मान के चलो 26 जनवरी को करेंगे। ठीक है, उन्होंने पहले डेट डिसाइड कर ली थी, तो इसीलिए 26 जनवरी की डेट उस तरह से करी जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 चीज़ और सुन लो। इस दिन हुआ है हमारा संविधान बनके पूरा तैयार, ठीक है, तैयार हुआ है, और इस दिन हुआ है लागू। यहीं पर दोनों, यानी कि बच्चों के 2 नंबर यहीं पे कटते हैं। ठीक है, इसका तो सबको पता ही है, 14 अगस्त को क्या है, पाकिस्तान का, और 15 अगस्त को क्या है, इंडिया का। चलो, अब 26 नवंबर 1949, और ये क्या है, एक और डेट के नाम से जानी जाती है, उसका भी नाम बताना। 26 नवंबर किस नाम से और जानी जाती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को लागू, सॉरी, बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे इसमें बताया गया, नवंबर 1949 के मध्य बनाए, हाँ देखिए, गिरा, इसमें क्या है, प्रचलन से लाने के तरीके बताए गए। विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। क्यों है, क्योंकि एक तो सारी चीज़ें लिखी हुई है, कोई ये नहीं कह सकता कि बताओ कहाँ है, मैं तो नहीं मान रहा। अब आपने लॉ, जैसे लॉ में एक बात कही जाती है, लॉ में एक बात कही जाती है, क्या कही जाती है, लॉ में बात कही जाती है, बिना क्षति के हानि, और बिना हानि के क्षति।
अब इसमें कॉन्सेप्ट बताओ। अब बिना क्षति के हानि और बिना हानि के क्षति, कॉन्सेप्ट एक से जैसे लगेंगे आपको, पर एक में आपको क्या है, आपको चोट लगे या ना लगे। ठीक है, मान लीजिए आप क्या 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपए का भी, जिसे कहते हैं 1 रुपए की हानि भी नहीं हुई, और वह संविधान की नज़र में कानूनी अपराध है, या फिर क्या है, कानूनी किताब में वह कानून का अपराध है, तो आपको उसका हर्जाना मिलेगा। ठीक है, और जो क्या है, जैसे आपको हानि हो गई, मान लीजिए आपको हानि हो गई, और हानि होने के बाद वो क्या है, कानून की किताब में कहीं भी हानि नहीं है, तो क्या है, वो आपको हानि नहीं मिलेगी। जैसे क्या है, हमारे यहाँ एक तरह से लॉटरी जो है, लॉटरी इलीगल है। क्या है, इलीगल है। तो आप क्या कर सकते, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लॉटरी खेलते हैं, तो लॉटरी खेलने के बाद अगर कोई हार जाता है तो ये नहीं कह सकता कि सरकार के पास जाके कि मैं लॉटरी खेल रहा था, मैं हार गया, मुझे पैसे मेरे वापस दिलवाओ। नहीं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वही राष्ट्रीय आंदोलन का यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के समाज में सभी वर्गों को लेकर चलने के एक तरह से विलक्षण क्षमताओं के बारे में बताया गया। ये हमारे काम की नहीं है। 3 डेट इसमें मैंने पूरा का पूरा एक तरह से छोटा फॉर्म में करके आपको बता दिया। 3 डेट जरूर याद कर लें, 3 में से सिर्फ 2 तो जरूर याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। वैसे ही पता नहीं क्या है, 2-3 दिन हो गए, जुकाम खांसी हो रहा है। चलिए, अब इसमें क्या बताया गया, नेपाल के संविधान निर्माण के विवाद। अब नेपाल के संविधान विवाद में आपको एक चीज़, आपको मैं नेपाल के संविधान से पहले बता दूं कि नेपाल में आपने ये सुना होगा कि इंडियन रुपीज़ भी चल जाते हैं। बहुत से सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि वहाँ पर जब उन्होंने अपना एक तरह से ये मान के चलिए अलग देश बनाया, तो कहीं ना कहीं करेंसी लेने वाला कहाँ से ली उसने, इंडिया से ली। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए कि करेंसी ली इंडिया से, तो कहीं ना कहीं वहाँ से करेंसी ली, और करेंसी लेने का भी जब तक उनकी करेंसी नहीं बनी तब तक उनका। और आज भी बहुत सी जगह आपको नेपाल में अगर ये कहोगे या नेपाली रुपए की जगह आप इंडियन रुपीज़ भी दोगे तो वो चल जाता है वहाँ पे। ठीक है, जब आपका पशुपति ना आती है, कहीं भी आप घूमने जाओगे नेपाल में, तो आप वहाँ पर ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है नेपाली संविधान के निर्माण में विवाद। संविधान बनाने में कोई आसान या सुगम काम नहीं है, ये बात सही है। 500 प्लस है, 500 प्लस आर्टिकल है हमारे इसमें संविधान में। अगर एक दिन में एक आर्टिकल भी लिखने बैठो, यानी कि एक आर्टिकल मतलब एक फॉर्मूला। ठीक है, एक आर्टिकल मतलब एक फॉर्मूला लिखना है, एक फॉर्मूला। अब हमने कितने बनाए फॉर्मूले, 500 प्लस फॉर्मूले बनाए। अब 500 दिन तो चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा तो चाहिए। एक फॉर्मूला ऐसी थोड़ी कि चुटकियों में, हाँ सोनू बैठा है, मोनू बैठा है, रोनू बैठा है, तो उसने 2 फॉर्मूले दिए, अच्छा भाई और कोई है घर में, तू भी ला दे। ऐसे नहीं बनता संविधान। संविधान में सभी चीज़ों को तय करा जाता है, फिर उस चीज़ को लेके चला जाता है कि हाँ ये समाज के हित में है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। देखिए आगे बताया गया संविधान के नेपाल में क्या बताया, नेपाल में संविधान बनाने का एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बने, 1948, 1951, 59, 62 और 90। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए थे। 1990 में संविधान द्वारा यानी कि बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्ति बनी रही थी। जैसे कि कौन सा, समझ में आई? तो वहां पर वही कहानी चल रही थी। आगे चलते हैं। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार राजनीति और एक तरह से मिश्रित राजनीति आंदोलन, यानी कि तो यह है मिश्रित, एक तरह से मान के चलिए मिश्रित अर्थ एक तरह से राजनीति चल रही थी। आगे क्या बताया गया, इसमें शास्त्रीय राजनीति आंदोलन चल रहे थे, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को क्या है, संविधान में राजा की क्या भूमिका होनी चाहिए। नेपाल में कुछ राजनीतिक नामक संस्थान
को भी खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में भी थे। कुछ लोग का मानना था कि राजा सीमित भूमिका व तथा संवैधानिक तंत्र का एक तरह से बना रह सकता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कही गई। फिर आगे ये सारा का कॉन्सेप्ट आता जाएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि आज क्या है, आज से क्या है। तो यहाँ से आप समझिए, इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ ये समझ लेना, ये जो पार्टी है ये पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। 2000 यानी इस सरकार में राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली थी। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और लोकतंत्र का एक तरह से बिगुल बज गया था और 2015 में नए संविधान को बना दिया गया। ठीक है। तो यानी कि संविधान को बनाना आसान नहीं है। जो कहते हैं ना कि संविधान बनाना, देखो के संविधान के यानी कि संविधान बोल रहा हूँ, जितने भी हम स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें पहली एक टर्म लिखी मिलती है संविधान के बारे में, उधार का टोकरा, या फिर उधार का टोकरा कहे जाते हैं, या फिर उधार लिया हुआ कहा जाता है। भाई उधार लिया हुआ है, मान लीजिए भाई आप ये मान के चलो, अच्छी अच्छी बातें तो ली हैं, बेकार बात तो ली नहीं है। अब ये मान लो आपका बच्चा है, ठीक है, आप अपने आपके पड़ोसी का बच्चा है, वो कहीं ना कहीं आप कोई भी XYZ मान लीजिए IAS का एग्ज़ाम निकाल लिया उसने, IIT निकाल लिया उसने, DSSS भी निकाल लिया उसने, XYZ कोई भी एग्ज़ाम निकाल लिया। अब आप ये तो उसमें अपने बच्चे में आप जरूर उंगली करोगे, फलाने के बच्चे ने तो ये एग्ज़ाम निकाल लिया, फलाने के बच्चे ने तो ये एग्ज़ाम निकाल लिया। कहोगे कि नहीं कहोगे कि तू भी यही तैयारी कर, तू भी यही तैयारी कर, ये किताब पढ़, वो किताब पढ़। तो क्यों नई किताब ला के दे दो, नया सिलेबस ला के दे दो, वही क्यों पढ़ा रहे हो। तो यही कहीं ना कहीं अच्छी बात तो उससे अडॉप्ट करोगे कि वो कितना, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप एक तरह से उसे हर चीज़ करने की आज़ादी देते थे, कहीं भी टोंट नहीं कसते थे, कहीं भी उस एक तरह से उसे फ्रीली एजुकेशन के लिए छोड़ते थे। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी समझना पड़ेगा। संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी कि मौलिक प्रावधान क्या है, वो एक संविधान यानी कि सफल संविधान की विशेषता क्या होती है, वो व्यक्तियों के हित में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यक्तियों के हित में होना चाहिए। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो एक तरह से व्यक्तियों की उससे पहचान बने, इस तरह का होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के या फिर कहीं ना कहीं संविधान में जितने भी लोग हैं, जितने भी सब हैं, उनको प्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। संस्थाओं के संतुलन रखने की बात है, यानी कि इसमें जो आपको बताया गया मैंने, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि ये तीन जो स्तर है, ठीक है, इन तीनों का काम क्या है, अगर एक भी गड़बड़ करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए विधायिका और कार्यपालिका ने गड़बड़ कर दी, या कुछ भी एक तरह से ये मान के चलिए अपने आप को सुपीरियर मानने लगे, तो न्यायपालिका कहेगी नहीं, आप संविधान से हट रहे हो, संविधान से अलग होकर इस कार्य को कर रहे हो, ये जनता के हित के लिए नहीं है, ये संविधान की शक्तियों का तौहीन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान में बताया गया है। संविधान को एक तरह से आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, कार्यपालिका लचीलेपन का संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से कठोर क्या है, हमारा संविधान लचीलापन है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं संविधान के जो गरिमा को बनाए रखता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपको मैंने बताया वो सारी कहानी यहाँ पर। तो आगे देखते हैं। फिर आगे बात आती है भारतीय संविधान कैसे बना, जो अभी हम ऊपर एक तरह से ये डेट और वो चीज़ चेक करके आए। कहीं ना कहीं सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए चीज़, 3-4 चीज़, जैसे कि 1909, 1919, 1935, ये 3 चीज़ आपको कहीं ना कहीं ये ईयर आपको रट लेने हैं। क्यों? सबसे जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो जाना जाता है, वो क्या जाना जाता है, 1935। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, ये सबको पता ही होगा, ज़्यादातर पॉलिटिकल स्टूडेंट, MA में ये तो नॉर्मल बात है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाली।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पता होंगी, और कहीं ना कहीं हम कौन सी क्लास की किताब पढ़ रहे हैं, 11वीं क्लास की किताब पढ़ रहे हैं, तो जो आपको पढ़ाना है बच्चों को वो आपको कहीं ना कहीं पता भी होनी चाहिए। चलिए तो इतनी यानी कि आगे की बात ना लेके हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। संविधान कैसे बना? औपचारिक रूप में एक संविधान की सभा में संविधान को बनाने के लिए एक तरह से अविभाजित भारतीय निर्वाचित किए गए। यानी कि आपको पता है जैसे अभी क्या है, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह का एक तरह से क्रिएट करा गया फैसिलिटी। सीधी भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझो, ठीक है। उसी की पहली बैठक में, यानी कि पहली बैठक कब हुई, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और फिर यानी फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई, ठीक है। अब क्यों हुई? 14 अगस्त क्या है? 14 अगस्त अगर हम एक तरह से इमेजिनरी पावर को लेके चले तो अभी अभी ऊपर क्या बताया था, पाकिस्तान का एक तरह से जन्म दिवस। अब पाकिस्तान का जन्म दिवस है तो हमारे यहाँ का यानी कि एक तरह से विभाजित करने वाला भी दिवस होगा, एक तरह से वो है यानी कि 15 अगस्त। अब 15 अगस्त से यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है, यानी कि 24 अगस्त को विभाजित भारत में संविधान सभा के रूप में इसे पुनः बैठक हुई। संविधान सभा की सदस्य 1935 के एक तरह से यानी कि स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा या प्रत्यक्ष विधि से चुने गए, ठीक है। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव किए गए थे। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। यानी कि ये वाली जो बात है इसमें दोनों चीज़ें याद रख लेना, ये पूछी जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे 46 देखते ही बच्चे कहते हैं, उसमें आता है ऐसे 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर, तो क्या है ये आएगा 6 कर देगा, अगले में क्या कर देगा 9 दिसंबर 1947 और फिर कर देगा 9 नवंबर 1947। अब यहाँ देखते ही इन्हें तो काट देंगे दोनों बच्चे, क्या कर देंगे इन्हें इसके ऑप्शन में काट देंगे क्योंकि 46 है, आज़ाद हुआ ही नहीं भारत। अब क्यों पहली बैठक करवा देगा? यही सबसे बड़ी मिस कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे यहाँ, या गलत फहमी है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से। बॉस एमए में कहीं भी कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी हो, देखो वहाँ पर रहता है हमारा एक तरह से लिखने वाला एग्ज़ाम। तो हम क्या करते हैं, यानी कि सभी ज़्यादातर सभी मान के चलो वो 10 यूनिट है या 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में आपको साइकोलॉजिकल नेचर भी है कि हमें जो हार्ड लगता है और हमें पता है कि पहला चैप्टर और दूसरे में से एक करना है, यानी और करके क्वेश्चन आएगा, तीसरे और चौथे में से आएगा। तो क्या करेंगे हम, बहुत से बच्चे तो इस तरह करते हैं, ये पहला पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, एक तरह से जो उसे आसान लगे वो 5 पढ़ लेगा, ठीक है। और 5 के क्या ना बिल्कुल अच्छी तरह से आंसर लिख के आएगा, उसे मिलेंगे 90, ठीक है। 100 का पेपर है तो 90, क्यों? क्योंकि उसने वही 5 पढ़ा। अब उसने 90% तो है, अब उस 5 के जो क्या है 5 कहीं ना कहीं जो 5 चैप्टर उसने छोड़े हैं, तो 5 चैप्टर का उसका ज्ञान तो नहीं उसे नहीं है, तो वही कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत करता है हमें। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे प्रमाण स्वरूप ब्रिटेन सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 292 कितने थे 292 सदस्य चुने थे, तथा देसी रियासतों में 93 सीटें आवंटित हुई थी। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, लिख लीजिए। या आपको क्या है, मैं खुद कह रहा हूँ एनसीईआरटी में, अगर आपके पास एनसीईआरटी तो होगी, ठीक है, एनसीईआरटी है तो उसमें आप टिक कर लीजिए, नहीं तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक प्रांत की सीट 3 मुख्य सदस्य, तो क्या हुआ, यानी कि प्रत्येक प्रांत की सीट 3 उसमें बटी मुस्लिम, सिख और सामान्य, उनके क्या है जनसंख्या का आवंटन है।
प्रांतीय विधानसभाओं के में प्रत्येक सदस्यों को क्या करा है, सदस्यों के एक तरह से क्या करा गया, उनके प्रतिनिधित्व चुनने का उन्हें क्या एक तरह से हक दिया गया। कहा गया कि आप प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व चुनने का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। ठीक है, कि जो रियासतें, और आपको पता ही है रियासतें कितनी, 500 प्लस थी हमारे रियासतें, जिसमें से आखिरी में 3 एक तरह से यानी कि 3 रियासतें आपको पता ही है कहीं ना कहीं अड़ंगे दे रही थी। फिर आता है संविधान का स्वरूप, यानी कि 3 जून 1947 को योजना विभाजन के बारे में सभी प्रांतीय संविधान की सभा के सदस्य नहीं रहे, और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में चुनकर आए थे, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। कितनी रह गई? 299 रह गई। फिर आगे क्या हुआ? 26 नवंबर, जो अभी आपको मैंने ऊपर तारीख बताई थी, 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य रहे। कितने? 284 सदस्य रहे, उपस्थित हुए। उन्होंने अंतिम रूप से क्या करा? संविधान पर हस्ताक्षर किया। अगर हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतिम रूप से भारतीय संविधान यानी संविधान पर अंतिम रूप में हस्ताक्षर कब करे गए? बच्चे सोचते हैं 26 जनवरी को करे गए। ये है इसका आंसर, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए ये जो डेट है, और चाहे आप पूरा का पूरा स्किप मार दो। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। संविधान सभा की कामकाज की शैली हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कामकाज की शैली हमें कहीं ना कहीं आगे पढ़नी है। तो कामकाज, इस संविधान सभा के कामकाज की शैली हुई है कि जैसे लोकसभा राज्यसभा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा चलती थी, और क्या है, राष्ट्रपति भवन है, सॉरी राष्ट्रपति जी है हमारे, उससे कानून बनता है। एक ने क्या कहा, ये कानून है, यानी कि ये उठाया इस तरह से कि ये होना चाहिए वो कार्यविधि। क्या है कार्यविधि में? क्या है, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व एक तरह से दिखना चाहिए। सभी को क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं जनता के हित में काम करना है। ये सारी चीज़ें आई थी, जैसे कि बताया गया, संविधान सभा के सामान्य कार्यविधि के सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा के 8 मुख्य कमेटियाँ थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर इन कमेटी के अध्यक्ष थे। ऐसे लोग थे जिनका विचार हर बार एक दूसरे के समान नहीं था। क्यों भाई? क्लैश होता था, इसलिए तो कहीं ना कहीं एक सही संविधान बनने की एक तरह से प्रक्रिया में रहे। आगे चलते हैं। अम्बेडकर को कांग्रेस तथा गांधी के कड़े आलोचक थे। क्यों? उनके एक तरह से आलोचक मानते थे उन्हें। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको लिख लेनी है, या अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, अब आपसे पूछा जाता है, जैसे आजकल ये क्या कर दिया गया है पेपरों में ज़्यादातर, देखो 2 साल, तो आपको पता होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। ठीक है, पर आजकल क्या कर दिया गया है? आजकल ये कर दिया गया है, जैसे कि ये कहा गया है 2 साल 11 महीने 18, यानी कि 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठक में 166 डेज तक चली। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संविधान की डेटनी कितने दिन तक चली? या फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन को डे में कन्वर्ट कर देगा। कितने कर देगा? डे में कन्वर्ट कर देगा। ये भी स्ट्रेटजी चल रही है आजकल। अब डे में कन्वर्ट करती, निकालो डेट, निकाल के देखो कितने बैठ रहे। 2 साल 11 महीने अगर हम सीधे सीधे लेके चले तो क्या है, 365 इंटू 2, यानी कि 365 इंटू 2। ठीक है, कितने हो गए? 700 करीब हो गए, यानी कि 730 हो गए। अब क्या है, 11 महीने, यानी कि 11 महीने का कितना हो गया? 18 दिन हो गए, यानी कि 3 साल में हम क्या कर ले, 3 साल में 12 दिन कम कर देते हैं,
यानी कि 3 साल में हम 12 दिन कम कर देते हैं, 365 इंटू 3 कर देते हैं, 1095 के करीब बैठेंगे हम। उसमें क्या कितने दिन कम कर रहे हैं, 12, हाँ 12 दिन कम कर रहे हैं। उसमें से 12 दिन कम कर दो, 12 दो इधर दे दे, तो क्या है 84 के आसपास बैठ जाएगा, यानी कि 1084 के आसपास बैठ जाएगा। हम एक आधा दिन आगे पीछे कर लेते तो इतने दिन लगे। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए, आजकल ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 166 दिन तक चली, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको बताया गया। अब यहाँ पर आपको पता चल गया क्या कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष है, और समिति के सभापति कौन है, अंबेडकर जी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के ये राष्ट्रीय आंदोलन हमें नहीं पढ़ना। राष्ट्रीय आंदोलन में देखो, ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव वाला क्वेश्चन आता है। उद्देश्य प्रस्ताव में आजकल ये पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया, नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये जो आंदोलन का कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर हिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि पॉलिटिकल से उठाकर वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आ ही नहीं रहा है पॉलिट साइंस से टॉपिक। जैसे यह क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से जिस सिद्धांत को संविधान सभा में लाया गया, एक तरह से सारांश में नेहरू द्वारा 46 में प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्य परिभाषित किया गया है। प्रस्तावना यानी कि एक तरह से सारी चीज़ों को हमें बताता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आ जाता है उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधीन ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र, देशी रियासत और देशी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहता है, एक संघ होगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बताए गए हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है पर पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये कभी भी आने के है नहीं आपके, तो इसलिए आपको बस दिखाए गए हैं कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे ये आपका लिया गया है, ये आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई, ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसका फोटो खींच लीजिए, नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी तो है, उसमें से आप लिख लीजिए। आपका क्या है, यानी कि विभिन्न देशों में संविधान के लिए गए प्रावधान, ठीक है, ये आपके है। तो आपका सबसे पहला क्या आता है, ब्रिटिश संविधान से क्या है, एक तरह से सर्वाधिक मतों का अधिकार, चुनने का अधिकार, यानी जनता के, सरकार व संसदीय प्रणाली, कानून के शासन का विचार, विधायिका यानी कि विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका और कानून निर्माण विधि। अमेरिका से क्या क्या है, मौलिक अधिकार, न्याय और यानी कि रिव्यू वाली, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति का। कनाडा से क्या लिया गया, यानी कि सशक्त केंद्रीय सरकार और संघात्मक व्यवस्था की बात कहेगी। शक्तियों के संविधान के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। फ्रांस से क्या लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का लिया गया। आयरलैंड से क्या गया, राज्य के नीति निर्देश तत्व। और आयरलैंड वाला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये नहीं पूछे जाते, एक ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है, ना ये पूछा जाता, ना ये पूछा जाता और ना ये पूछा जाता, दोनों पूछे जाते हैं, दोनों को लिख लो, ठीक है, अपने नोट्स में संजो के रख लो या अपने नोट्स में लिख लो। ये दोनों पूछे जाते हैं और दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप यूपी का टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, पॉलिटिकल में कोई भी हो, दोनों पूछे जाते हैं। आर्टिकल 17 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आयरलैंड पूछा जाता है, राजनीति देश पूछे जाते हैं, मतलब वही DPSP 12 से 35, 36 से 51A। फिर इधर नागरिकता वाला 5 से 11, और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर है, हम क्या है
अब कक्षा में तो बैठे नहीं हैं तो क्या क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व करें। तो ये सब चीज़ें थी आपको, और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रख लेना, जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं कहीं ना कहीं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आपको पहले क्या कराई जाएगी, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के साथ साथ अभी कुछ टाइम में मैं कहीं से भी, यानी कि कहीं से भी मुझे जिस भी यानी कि ये नहीं कि ASSB की, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक तरह से बेहतर प्रैक्टिस सेट कराने के लिए कहीं से भी, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे DSSB का हो, चाहे यूपी का हो, किसी का भी हो, क्योंकि पॉलिटिकल का सिलेबस ज़्यादा सब जगह की है, उनकी प्रैक्टिस सेट करा दो, जिससे क्या हो आपको एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए, एक क्वेश्चन को पता चल जाए कि यहाँ, क्योंकि ऐसा होता है आजकल पता कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से क्वेश्चन उठाया यहाँ डाल दिया, यहाँ से क्वेश्चन उठाया यहाँ डाल दिया, तो यही सब चल रहा है। तो इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आपको बताना है, और दूसरा क्या करना है, इनके नोट्स बना कर रख लेना जो मेन चीज़ बताई, और आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।